नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब सूत्र 24/7। जी, आज अपन बात करने वाले एफआईआर के बारे में। जैसे कि आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगती है उससे पहले आपके ऊपर केस हो जाता है, कोई भी छोटा है बड़ा, कोई भी केस, वो पूरे आपकी जॉब पे असर डालेगा या नहीं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि मोस्टली इसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है और ये ज़्यादातर पुलिस वाली जॉब में ही देखा जाता है। जैसे कि किसी भी स्टेट की पुलिस ही हुई, आरपीएफ हुई, दिल्ली पुलिस हुई, किसी भी पुलिस में ये वेरिफिकेशन होगा, उसमें ये देखा जाता है कि आपके ऊपर केस अभी है या कभी था। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपकी जो भी केस था उसके वजह से आपकी जो जॉब है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, आपको जॉब मिलेगी या नहीं। इसमें कुछ धाराएं रहती हैं जिन पे जॉब मिल सकती है और कुछ धाराएं रहती हैं जिन पे जॉब नहीं मिल सकती। ये पूरा जो डिसीजन रहता है वो कमेटी का रहता है, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। कमेटी ने कुछ धाराएं डिसाइड की है, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपके इस पर जॉब पर क्या असर पड़ने वाला है। अभी आपके ऊपर केस है तो इसको फ्यूचर में जॉब पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बताऊँगा। और जो भी आपके ऊपर केस है, जैसे कि छोटी धाराएं हो चाहे बड़ी धाराएं हो, कोई भी केस हो उसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको अगर केस हो गया है तो उसको आप क्या कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इस बारे में पूरे में अपन डिटेल से बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जिसके ऊपर एफआईआर उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे इस वीडियो को देखने के बाद उसको मदद मिल सके और वो जो भी मैं इसमें सॉल्यूशन बताऊंगा वो उसको कर सके, जिससे उसको जॉब मिल सके। तो आप अगर चैनल पर आना, चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर ले अपन केस के बारे में। जैसे कि एफआईआर केस भी दो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें दो तरीके से डिवाइड किया मैंने। अपन देखते हैं पहले तो इसमें नॉर्मल केस, जो कि सामान्य केस होते हैं। इसमें जो लड़ाई झगड़े हैं वो आते हैं, मारपीट आती है। जैसे कि 18 की एज, आपकी 18 की एज से कम के एज के थे उस टाइम आप पे कोई केस हो जाता है तो ये केस आते हैं। इन केस में मोस्टली तो आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे पुलिस की जॉब हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो आपको मिल जाती है। क्योंकि ये नॉर्मल केस होते हैं, इनका जो सॉल्यूशन होता है पुलिस स्टेशन में हो जाता है, इसलिए इन केस पे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपके ऊपर छोटा कोई केस है, जैसे लड़ाई झगड़े हुए, कोई भी मारपीट हुई, या कोई 18 की उम्र में आप जैसे बालिकाल थे उसमें आपका छोटा मोटा केस हो गया है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको जॉब मिल जाएगी। परंतु कुछ बड़े केस होते हैं जैसे कि जो नैतिक अधोपतन के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको नैतिक अधोपतन के अंतर्गत आने वाले केस बता देता हूँ। जैसे कि कोई छेड़खानी है, धोखाधड़ी है, हत्या है और इसमें भ्रष्टाचार है। ये 4-5 टाइप के केस आते हैं जो नैतिक अधोपतन के अंतर्गत आते हैं। इनमें आपको जॉब मिलने में बहुत ही मुश्किल होती है। इसमें कुछ केसों में जॉब मिल जाती है, मैं उसको बारे में बताऊंगा आपको, और कुछ चीज़ों में जॉब नहीं मिलती, जो पूरी डिसीजन कमेटी का होता है। तो मैं आपको नैतिक अधोपतन के बारे में बता देता हूँ कि नैतिक अधोपतन क्या होता है, उसमें धाराएं कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप में से इनमें से कोई, जैसे कि सामान्य केस है, इनमें से आपके ऊपर कोई केस है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है और आपका जॉब मिल जाएगी। परंतु आपके पर नैतिक अधोपतन की धाराएँ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें से कोई भी धारा है तो आपको जॉब में दिक्कत आ सकती है। उसको मैं सॉल्यूशन भी एंड में बताऊँगा जाके, तो आप इसको वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें। ये देखिए दोस्तों, नैतिक अधोपतन की कुछ धाराएं हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। जैसे कि एमपी पुलिस में जो नैतिक अधोपतन के अंतर्गत कुछ धाराएं रखी गई हैं, ये मोस्टली हर पुलिस के लिए होता है। जैसे कि दिल्ली पुलिस, रेलवे पुलिस हुई या किसी भी स्टेट की पुलिस हुई, उसके अंतर्गत जो धाराएं आती हैं उनको ही रखा गया है। तो मैं आपको एमपी के मोस्टली जो एमपी में एक लिस्ट जारी हुई थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कि अध्याय 5 की जो धारा 120B है, अगर आपके पास इनमें से कोई भी धारा है तो आपको नैतिक अधोपतन के अंतर्गत PHQ बाहर कर सकती है। इसलिए मैं धारा बता रहा हूँ, आप अच्छे से ये धाराएं को देखें कि आप में से इन आपके ऊपर इनमें से कौन सी धारा है। जैसे कि धारा 120B है, धारा 121 से लेके 130 तक है, धारा 131 से लेके 134 तक है। यहाँ पर देखिए अब जो धारा है 148 से लेके 149 और 153 का और खा है, और धारा 193 और 216A है। इसके बाद धारा 231 है, 263 का है। इसके बाद धारा 295, 297। इसके बाद जो धाराएँ आती हैं मोस्टली, जैसे कि मानव शरीर से संबंधित जो अपराध होते हैं वो, जैसे कि धारा 302 है, धारा 304 है, 304 का 5 है, 304 है, 305 है, 306 है, 307 है, 308 है, 311 है, 312 है, 313 है, 314, 315, 316, 317, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 345, 347, 348, 353, 354, 354 का A, 354 की C, 354 की B और 354 का D, 363, 373, 373 का A, 376 का A, 376 की C और 376 की D। 376 में जितनी भी आती है वो सारी, 377, इसके बाद 379, 326, सॉरी 426, 428, 446, 449, इसके बाद 462,
जो कि संपत्ति से संबंधित ये धाराएँ हैं। इसके बाद आती हैं 465 और 489, ये कुछ धाराएं हैं, मैंने इसके बारे में आपको बताया। और ये सारी धाराएं बीएनएस की हैं। जैसे कि बीएनएस में जो भारतीय न्याय संहिता होती है, इसके अंतर्गत ये सारी धाराएं आती हैं। अगर आपके ऊपर कोई भी, जैसे कि आईपीएस की धारा है, तो उसको आप बीएनएस में कन्वर्ट करके इसमें से आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी धारा है। अगर आपके ऊपर इनमें से कोई भी धारा है तो आपके ऊपर जांच कमेटी बैठेगी। जैसे कि भले ही केस खत्म हो गया तब भी पीएचक्यू में ये कमेटी बैठती है, वही डिसाइड करेगी आपको जॉब देना है या नहीं, कि आपका केस किस टाइप का था। तो ये तो धाराएं हो गई, मैं आपको कुछ और डिटेल में बता देता हूँ आपको। फिर आता है केस। जैसे कि केस मैंने दो प्रकार के बताए थे आपको, एक तो सामान्य केस, एक नैतिक अधोपतन के केस। तो नैतिक अधोपतन के अंतर्गत केस आते हैं, उसमें मैंने आपकी धाराएं बता दी हैं कि कौन कौन सी धाराएं होंगी और किस में आपको जॉब में दिक्कत आएगी और किस में जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। तो केस भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पेंडिंग, आप पे कोई भी केस हुआ, नैतिक अधोपतन धारा हो या नॉर्मल धारा हो, दो टाइप से आप अगर दोष मुक्त हो सकते हैं। या तो आपके पास पेंडिंग केस है, मतलब प्रेजेंट में अभी केस चल रहा है, या आप दोष मुक्त हो गए हैं। ये दो कंडीशन बनेंगी आपके ऊपर अगर केस है तो। जैसे कि आपका पेंडिंग में केस है, चाहे नॉर्मल केस हो, सामान्य धारा हो जिस पे, या फिर नैतिक अधोपतन की धारा हो, अगर आपके ऊपर पेंडिंग केस है तो आपको पीएचक्यू रिजेक्ट कर देगा। इसमें कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती, क्योंकि पेंडिंग केस होता है। इसमें उसको नहीं पता कि आप आगे चल के दोष मुक्त होने वाले हैं या फिर दोष सिद्ध होने वाले हैं। तो इस तरीके से पीएचक्यू आपको, अगर पेंडिंग केस है तो आपके ऊपर, तो आपको पूरी तरीके से निलंबित करने का उसके पास अधिकार होता है। वो आपको बाहर कर देगी जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा उससे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो उससे पहले अपना केस खत्म करने की कोशिश करें, पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। फिर दूसरे तरीके से होता है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति भी दो तीन तरीके से होती है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। दोष मुक्ति में बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये है केस लड़के दोष मुक्त हुए। लड़के दोष मुक्त कैसे होते हैं और किस तरीके से आपको जॉब मिल सकती है, पहले तो आप जहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि तीन तरीके से आप दोष मुक्त हो सकते हैं। एक तो केस लड़के दोष मुक्त हो सकते हैं, दूसरा बयान वापस लेके दोष मुक्त हो सकते हैं कि किसी ने आपके जो भी बयान दिया था उसको वापस ले लिया, और तीसरा राजीनामा से दोष मुक्त हो सकते हैं। जो तीन तरीके से दोष मुक्त हो सकते हैं, इसमें भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। इसमें जॉब मिलने के चांस रहते हैं और किसी में नहीं रहते। तो मैं आपको तीनों को बता देता हूँ कि केस लड़के दोष मुक्त होंगे तो उसमें क्या असर पड़ेगा आपको, बयान वापस लेकर आप दोष मुक्त होंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा आपको, और राजीनामा से अगर आप दोष मुक्त होते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा आपकी जॉब पर। तो आइए अपन डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए दोस्तों, ये राजीनामा वाला है। जैसे कि राजीनामा से अगर दोस्त मुक्त होते हैं तो आपका क्या असर पड़ने वाला है और किस तरीके से राजीनामा होते हैं मैं आपको बता दूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजीनामा किस तरीके से होगा और आपका जॉब पर क्या असर पड़ेगा। पहले तो अपन देख लेते हैं राजीनामा किस तरीके से होगा। जैसे आपसी सहमति से राजीनामा होता है कि आपने कोर्ट के बाहर ही आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया हो, जो दोनों पक्षों की रजामंदी होती है इसमें, और कानून केस की समाप्ति हो जाती है। मतलब कि आपने आपसी सहमति से राजीनामा किया है और दोनों पक्ष सामने मिलकर किया है, तो ये कानूनी रूप से केस होगा वो समाप्त हो जाएगा। शिकायत द्वारा शिकायत वापस लेना, जैसे किसी ने शिकायत की है, उसने अपनी शिकायत वापस ली हो, तब भी आपका केस खत्म हो जाएगा। न्याय के बाहर, और ये पूरा न्याय के बाहर होता है, इसमें कोई भी लिखित चीज़ नहीं होती, आप दोनों पक्ष आपसी सहमति से करते हैं। और दूसरा होता है कंपाउंडेबल आपराधिक में कंपाउंड अपराधों में मान्य होता है जी। और जैसे छोटे विवाद ना की हत्या बड़ा कहती, मतलब कि जो कि राजीनामा होता है वो छोटे अपराधों में ही किया जा सकता है, बड़े अपराधों में आप राजीनामा नहीं कर सकते। उसमें कोर्ट ने कोई भी रूल नहीं है इस तरीके से, जैसे कि हत्या है, डकैती है, किसी भी तरीके से कोई छेड़खानी है, इसमें राजीनामा का कोई चांस नहीं है। इसमें राजीनामा होता भी नहीं है इन धाराओं पर। बड़ी बड़ी धाराओं पर, छोटी धाराओं पर आपका राजीनामा हो जाएगा तो वो चल भी जाएगा। न्याय के समक्ष प्रस्तुति, आपके न्याय के समक्ष प्रस्तुत होकर राजीनामा कर सकते हैं, या फिर जज की उपस्थिति में औपचारिक रिकॉर्ड। जैसे कि कुछ ये है न्याय के बाहर, न्यायालय के बाहर अगर राजीनामा करते हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है, परंतु न्यायालय के अंदर आप राजीनामा करते हैं तो उसका जज के पास रिकॉर्ड रहता है। और न्यायालय के भीतर करेंगे, वही बताया मैंने। तो इसके ऊपर आपका जज के पास आपका रिकॉर्ड रहता है और वो बाद में कभी भी पेश कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये राजीनामा के कुछ अर्थ हैं, मैं उनको उसके बारे में बताया। फिर सेकंड जो था वो बयान वापस लेकर दोष मुक्त होना। जैसे कि किसी ने आपके ऊपर बयान दिया है और वो वापस ले लेता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं। जैसे कि गवाह का मुकर जाना, गवाह कोई ने आपके ऊपर गवाही दी है और वो मुकर गया है, तो इसके ऊपर भी आपका केस खत्म हो जाएगा। कोर्ट में बयान से पलट जाना, कोर्ट में आपको किसी ने बयान देने के लिए बुलाया है और वो कोर्ट में बयान देने से पलट गया, तो ये भी बयान वापस में आएगा। शिकायत द्वारा शिकायत वापस लेना, जिसने भी शिकायत की आपके ऊपर उसने अपनी शिकायत वापस ली, तो इस पर भी आपका केस खत्म हो जाएगा। एफआईआर के बाद शिकायत वापस लेना, किसी ने आपके ऊपर एफआईआर की थी, उसके बाद उसने शिकायत वापस ले ली, तो उसके भी आपका केस खत्म हो जाएगा। इसके पीछे के कारण आपसी समझौता, दबाव या डर या लालच हो सकता है। मतलब कि आपने बयान वापस लिए, इसके पीछे जो कारण हो सकते हैं, जैसे कि समझौता हो सकता है, आपका दबाव डाला हो आपने उसने, या आपने डर दिया हो, या लालच बनाया उसके ऊपर, तो इस तरीके से बयान वापस ले सकते हैं। केस कमज़ोर हो जाना, जैसे कि कोई भी केस चल रहा है वो कमज़ोर हो गया, तो उस तरीके से वो बयान वापस ले सकते हैं। सबूत की कमी के कारण आप आरोपी के बरी होने के चांस रहते हैं। जैसे कि सबूत कोई कम है आपके पास, सामने वाले के पास सबूत कम है और आपके पास आपका पक्ष मजबूत है, उस तरह में वो बयान वापस ले सकता है। झूठी गवाही के, जैसे झूठी गवाही दी है किसी ने आपके खिलाफ, उसमें भी आपको दोष मुक्त किया जा सकता है। अगर कोर्ट
को लगे कि गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है, जैसे कोर्ट होता है उसको लगता है कि गवाह झूठ बोल रहा है, तो उस तरीके से भी कोर्ट आपका केस ख़त्म कर सकता है। और कानूनी परिणाम, सज़ा या जुर्माना का खतरा, जैसे कि किसी ने झूठ बोला और उसको खतरा है कि मेरे ऊपर ही सज़ा हो सकती है, तो उस तरीके से वो बयान वापस ले सकता है और केस ख़त्म हो सकता है। तो ये तो कुछ टाइप थे बयान वापस लेने और राजीनामा के, परंतु आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके से आप राजीनामा कर सकते हैं, बयान वापस ले सकते हैं, तो आपका केस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले है केस लड़कर दोष मुक्ति। केस लड़कर दोष मुक्ति के बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। मैं जैसे कि आपको बता दूं, ये ए है, ये बी है, ये आप हैं, और ये आपके ऊपर जो केस किया है वो है। अगर आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है तो केस एफआईआर हो गई आपके ऊपर, आपको केस रजिस्टर्ड हुआ है, चाहे बड़ा केस हो चाहे छोटा केस हो, कोई भी केस हो, आपके ऊपर केस रजिस्टर हो गया, उसका चालान प्रस्तुत करेगी पुलिस आप कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। आपके ऊपर ऑप्शन दिया जाता है कि आप राजीनामा करना चाहते हैं या फिर केस लड़ना चाहते हैं। तो आप अगर केस लड़ते हैं, तो फर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं, अगर केस लड़ते हैं, केस लड़ने के बाद अगर आप जीत जाते हैं, कभी भी जीतें, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी जीतें, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, आपकी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कभी भी केस लड़के केस जीत जाते हैं तो आपको वो जॉब 100% मिलेगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप केस लड़ने के बाद जीत जाते हैं तो आपको जॉब मिलने के चांस 100% रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कोर्ट खुद लिख कर देता है कि इस पर झूठा केस था, वो केस जीत गया है और इसको जॉब देने की कृपा करें। पीएचक्यू को खुद कोर्ट ऑर्डर देता है कि इसको जॉब दें। तो इस तरीके से अगर आप केस लड़के कोई भी जॉब पाते हैं, तो केस लड़ने के बाद अगर कोई भी केस जीत जाते हैं अपन और दोषमुक्त हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी जॉब हो, पुलिस की हो चाहे गवर्नमेंट जॉब की, कोई भी सेक्टर की जॉब हो, आपको जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि अगर आप के पक्ष मजबूत है, अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा केस किया है तो आप उसके केस को लड़िए, ना कि राजीनामा कीजिए, क्योंकि राजीनामा में दिक्कत हो जाती है। मैं आपको आगे चल के राजीनामा के बारे में बताऊंगा, परंतु आप अगर केस लड़के जीतते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर रहती है, आपकी जॉब में कोई असर नहीं पड़ता। तो ये तो सबसे फर्स्ट नंबर का हो गया। सेकंड नंबर का जो है बयान वापस लेना। जैसे कि आप ए हैं, बी ने आपके ऊपर केस कर दिया और आपका चालान प्रस्तुत, बी ने आपके ऊपर केस कर दिया, आपके ऊपर आपका चालान प्रस्तुत हुआ कोर्ट में, आप कोर्ट में प्रस्तुत हुए और बी को लगता है कि आप उसके ऊपर दबाव डाल सकते हैं या कुछ बयान में कर सकते हैं, तो वो अपने बयान से मुकर गया। जैसे कि आप कोई भी केस था मारपीट का और बी ने बयान वापस दे दिया कि इसने ऐसा नहीं किया था, मैंने तो फिर झूठी शिकायत की थी या कुछ भी बोल दिया, मतलब जो भी बयान दिए थे पुलिस के सामने वो कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने जाने से पलट गया, वो बयान देने से पलट गया। तो इसमें बयान वापस लेना होता है। इसमें आपके ऊपर जो भी चीज़ थी वो झूठी साबित हो जाती है, मतलब कि ऐसा आपने नहीं किया, ये सिर्फ उसकी उसकी वजह से ही हुआ, जो बी ने आपके ऊपर झूठा केस किया था उसी की वजह से हुआ है। तो इसमें बयान वापस लेना होता है। इसमें भी बहुत से चांस होते हैं बयान वापस लेने में, बहुत नहीं, इसमें भी मोस्टली 99% चांस होते हैं बयान वापस लेने में कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें पूरा केस झूठा हो जाता है, सामने वाला बयान वापस लेता है, जो एफआईआर के टाइम पे पुलिस के सामने उसने बयान दिया था वो पूरा बयान वापस ले लेता है, और जो मजिस्ट्रेट सामने कहता है वो दूसरे बयान देता है। तो इस तरीके से आपके जो भी केस होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और आपको कोर्ट दोष मुक्त कर देती है। इस तरीके से चांस रहते हैं 99 बल्कि 100% इसमें चांस रहते हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बयान वापस लेने से आपका जो केस है वो झूठा हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सामने वाले ने बयान वापस ले लिया अपने। तो इस तरीके से ये बयान वापस, ये तो कोर्ट में, एक तो कोर्ट में हो सकता है बयान वापस, और एक दूसरा नंबर होता है बाहर। अगर कोर्ट में बयान वापस होता है तो उसका लिखित में सबूत होता है कोर्ट के पास। अगर आप बाहर राजी करके सामने वाले को बयान वापस लेते हैं तो उसका कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो सेकंड वाले जो बयान वापस होता है इसमें भी चांस, बहुत सारे चांस, 100% ही मान लीजिए कि इसमें आपको जो कोर्ट रहती है वो लिख के देती है, अगर आपके जॉब है किसी चीज़ कि उनको जॉब दें, क्योंकि इस पे जो केस था वो झूठा था। तो सेकंड जो बयान वापस लेना होता है उसमें भी आपको जो जॉब होती है वो मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी जॉब सिक्योर होती है। थर्ड नंबर का आता है राजीनामा। राजीनामा का देख लेते हैं। राजीनामा का मतलब क्या है? राजीनामा का मतलब है जैसे कि ए बी है, आप ए हैं, आपके ऊपर बी ने केस कर दिया है, आपका चालान प्रस्तुत हुआ कोर्ट में, और कोर्ट में आपने, जैसे कि अगर आपने बाहर राजीनामा किया, आप क्या अगर बाहर राजीनामा करते हैं कोर्ट के ऊपर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कोर्ट के पास कि आपने राजीनामा किया है, नहीं, आपने बाहर राजीनामा किया है और वो राजीनामा कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। राजीनामा का मतलब होता है कि आपने केस किया है, मतलब कि जो भी आपके ऊपर केस हुआ है वो सही है, बल्कि बी ने आपको माफ़ कर दिया है, उस वो राजीनामा का मतलब होता है। जैसे कि आपको मैं क्लियर बता दूँ, आप एक बार फिर सुन लीजिए। जैसे कि राजीनामा का मतलब होता है कि आपके ऊपर जो केस है, मतलब कि कोई भी लड़ाई झगड़े का केस है, इसका मतलब है कि आपने वो लड़ाई झगड़े की है, परंतु जो बी ने आपके ऊपर केस किया था उसने आपको माफ़ कर दिया है, ये होता है राजीनामा का मतलब। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये है कि बी ने आपको माफ़ कर दिया है। तो कोर्ट या फिर भी कोई सी भी पुलिस वेरिफिकेशन में यही देखा जाता है कि आपने वो चीज़ की है या नहीं, परंतु राजीनामा में ये क्लियर होता है कि आपने वो चीज़ की है परंतु सामने वाले ने आपको माफ़ कर दिया है। परंतु इसमें ये नहीं है कि आपने वो चीज़ नहीं की,
तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। राजीनामा में आपके जो जॉब के चांस रहते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि राजीनामा का मतलब ही यही है कि जिसने आपके ऊपर केस किया उसने आपको माफ़ कर दिया है, परंतु आपने वो चीज़ की है। तो इस तो पुलिस या कोर्ट यही देखता है कि आपने वो चीज़ की है या नहीं, सामने वाले ने माफ़ किया है नहीं, वो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कोर्ट को, परंतु आपने जो किया है वही चीज़ पुलिस देखती है, वही चीज़ कोर्ट देखती है। तो इसमें आप दोष मुक्त तो हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोष मुक्त हो जाएंगे, आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, परंतु इसकी वजह से आपकी जॉब पे ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोर्ट को या पुलिस को यही लगता है कि आपने सामने वाले ने आपको माफ़ कर दिया, परंतु आपने वो चीज़ की थी कभी ना कभी। तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। राजीनामा कोशिश करें कि आपके ऊपर कोई केस है, राजीनामा बिल्कुल ना करें। कोशिश करें कि आप केस लड़के जीतें, या फिर कोशिश करें कि वो बयान वापस ले ले। राजीनामा में आपकी जॉब में दिक्कत हो सकती है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ ये राजीनामा का। आपको जब जॉब में दिक्कत आगे चल के अभी कभी भी दिक्कत होगी राजीनामा में, तो आप राजीनामा बिल्कुल ना करें। जो भी धाराएं, कुछ धाराओं पर तो राजीनामा होता ही नहीं है, तो उस पर तो होगा ही नहीं, परंतु जो नॉर्मल धारा हैं उन पर भी राजीनामा ना करें। कोशिश करें कि आप पहले तो कोशिश करें आप पुलिस में ही, जैसे कि पुलिस स्टेशन में ही केस ख़त्म हो जाए। अगर कोर्ट तक जाता है तो कोर्ट में भी कोशिश करें कि बयान वापस ले, या फिर जो लड़कर आप केस जीते राजीनामा बिल्कुल ना करें। तो अगर आप ये चीज़ हो जाती हैं आपके ऊपर, मैं आपको और चीज़ बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपके ऊपर केस हो जाता है तो आप उसके बाद क्या करें। आप उसमें सबसे पहले कि आप पहले तो पुलिस में ही आपको, जैसे कि पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर ये केस ख़त्म कर सकते हैं कुछ ले दे के, या फिर किसी भी तरीके से आप पुलिस स्टेशन में कोशिश करें कि पुलिस स्टेशन में केस ख़त्म कर लें कि कोर्ट तक कोई केस ही ना जाए, चालान प्रस्तुति नहीं हो, पुलिस वहीं पर केस ख़त्म कर देती है। कुछ चीज़ें रहती हैं कि जैसे कुछ बड़ी बड़ी धारा रहती है उसमें केस को कोर्ट तक पहुंचाया जाता है या पहुंच जाता है, परंतु छोटी धाराओं में कोशिश करें कि आप पुलिस स्टेशन में ही केस ख़त्म हो जाए। अगर सेकंड नंबर पर केस अगर आपका कोर्ट तक जाता है, केस अगर कोर्ट तक चला जाता है, तो उसमें आप कोशिश करें कि बयान वापस हो, आप केस लड़ के जीतें, तो उसमें भी आपको चांस रहेंगे कि जॉब मिल जाएगी, उसमें जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या सेकंड नंबर को होता है कि आप बयान वापस लें, उसमें भी आपकी जॉब की सिक्योर रहती है, उसमें कोई चांस नहीं रहते। जॉब आपकी आप 1-2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, तब भी आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, जॉब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर रहता है कि आपको जॉब दी जाए। अगर आप दोष मुक्त हैं तो, अगर आप बयान वापस लेके दोष मुक्त होते हैं तब भी आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आप कोर्ट से जीत के दोष मुक्त होते हैं तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप राजीनामा से आते हैं, राजीनामा लेके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो राजीनामा में आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको ये बार बार चीज़ बता रहा हूँ, राजीनामा ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो मैंने पूरी राजीनामा और केस के बारे में डिटेल में बता दिया है। अगर आपको किसी भी ऊपर भी कोई भी एफआईआर और कोई केस है, इन चांस अभी नहीं हुआ या बाद में हो सकता है, या फिर अभी पेंडिंग है, या फिर आपका ख़त्म हो गया है, तो इस वीडियो को डिटेल में देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके से केस से रिलेटेड या कोई भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको जो भी सॉल्यूशन होगा वो देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।